पहला प्रश्न, तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखें। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक रासायनिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। और मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला नंबर मेरा प्रश्न है, यौगिक की प्रमुख विशेषताएं को लिखें। तो यौगिक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो दिया गया है यौगिक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला है, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से नितांत भिन्न होते हैं। तीसरा है, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्राय उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण हमेशा समान होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। तत्व का है, ये वे पदार्थ हैं जिसे दो या अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक, इसे रासायनिक विधियों द्वारा दो या अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। तत्व में ये एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना हुआ होता है। यौगिक ये भिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। ये तत्व में ये सिर्फ एक ही पदार्थ का बना हुआ होता है। यौगिक ये दो या अधिक विभिन्न पदार्थों से बना हुआ होता है। तत्व में इनमें भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होते हैं, जबकि यौगिक में इनमें भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके सभी साथियों के साथ पास पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उपयुक्त उदाहरण देकर यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। यौगिक और मिश्रण में अंतर निम्नलिखित है। पहला, यह दो या अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से बनता है। जब एग्जाम्पल में हो जाएगा जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। मिश्रण, यह एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग होने से बनता है, जैसे वायु, बारूद, इस्पात, समुद्र का जल इत्यादि। यौगिक का अगला है, इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि मिश्रण में इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसका अगला है इसमें अवयवों के अपने अपने मौलिक गुण कायम रहते हैं, अतः मिश्रण के गुण इसके अवयवों के गुण से औसत होते हैं, जबकि इसमें इसके गुण अवयवों के गुण से हमेशा भिन्न होंगे। ठीक है, चलिए अगला अंतर हम लोग देख लेते हैं। अगला अंतर है यह समांग या विसमांग होता है, जबकि ये जो है ना हमेशा समांग मिश्रण ही बनाएंगे। उसके बाद है कि इसका 5वां नंबर हो जाएगा, इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें है कि इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन और संभावित रहता है, नया पदार्थ बनता है। बहुत सारा आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, समांग मिश्रण विसमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं। समांग मिश्रण, इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक रूप में रहता है। इसके अवयवों के बीच कोई सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं नहीं रहती, मतलब कि पूरे बिलियन जो मिश्रण जो बना हो रहेगा एक समान रहेगा, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे, जैसे जल और चीनी का मिश्रण हो जाएगा। विसमांग मिश्रण, इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण के अंतर्गत एक रूप नहीं रहता है, मतलब कि ये जो है जो पूर्ण रूप से एक समान रूप से नहीं मिला हुआ रहेगा, जैसे हम लोग विसमांग मिश्रण के नाम से जानेंगे। जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर बालू और साधारण नमक का मिश्रण, मतलब बालू और नमक को मिलाएंगे तो एक जैसा नहीं मिलेगा, और ये विसमांग मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड को बालू में से उत्पादित करने की विधि के बारे में पूछ रहा है, कैसे अलग करेंगे। आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा बालू और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाया गया है। चित्र को बनाना अनिवार्य है, चूंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो चित्र भी बनाना हम लोगों को जरूरी है। इसका व्याख्या कर लेते हैं। कहता उक्त मिश्रण को एक पोर्सेलिन बेसिन में लेकर इसके ऊपर एक कोणीय फनेल उलटकर रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। फनेल सिरे को कपास की रुई से बंद कर देते हैं। बेसिन को गर्म करने पर मिश्रण में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड बिना पिछले ही वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है, जो फनेल के अंदर ठंडे भागों में ठोस के रूप में परिणत होकर एकत्र हो जाता है, और इसके फलस्वरूप वायु से अमोनियम क्लोराइड जो है वो अलग हो जाता है। इस विधि से हम लोग जो है सो बालू से अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रभावी श्रवण विधि का वर्णन करने के बारे में कह रहा था। तो प्रभावी श्रवण विधि का वर्णन जैसा कि बुक में भी दिया गया और हम आप लोग को इसके बारे में भी बता दे रहे होते हैं वीडियो के माध्यम से।
इसमें है कि हम लोग जो है ना क्वथनांक का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस कम वाला लेंगे और उस एसीटोन का 56 डिग्री, और इसके जो है ना प्रभावी श्रवण विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे क्या है, मिश्रण को एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लेकर बालू उष्मक पर गर्म कर देंगे। यह फ्लास्क एक प्रभाजक स्तंभ से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। पर प्रभावी श्रवण प्रभाजक स्तंभ में कई फंदे होते हैं, जिनमें उच्च क्वथनांक वाले कम वाष्पशील द्रव संघनित होते हैं। निम्न क्वथनांक या अधिक वाष्पशील द्रव के वाष्प संघनक में जाकर संघनित हो जाता है। इस द्रव को एक अलग ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। इस द्रव के क्वथनांक पर ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि द्रव पूर्णतः वाष्पित होकर निकल ना जाए। इसके पश्चात ताप बढ़ने लगता है और अगले उच्च क्वथनांक वाले द्रव के क्वथनांक पर पुनः स्थिर हो जाता है। यह द्रव भी पूर्णतः वाष्पित होकर संघनक में द्रवीभूत है, जिसे एक दूसरे ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार से मिश्रण के सभी अवयवों को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है और पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को पृथक करने में प्रभावी श्रवण विधि अपनाई जाती है। मतलब पेट्रोलियम के अवयव को भी अलग करेंगे तो इस विधि के द्वारा ही हम लोग अलग कर सकते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग फिर से मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मेरा, लोहा को गंधक से पृथक करने की 2 विधियों का उल्लेख करें। लोहा को गंधक से निम्नलिखित विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। पहला है पृथक्करण विधि। लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लौह चूर्ण को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुंबक लाने पर लोहे के बारीक कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं और गंधक और चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसके द्वारा हम लोग लोहा को चुंबक से अलग कर सकते हैं। अगला है मेरा छानना विधि। इसका हो जाएगा, लोहे के चूर्ण और गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड डालने पर गंधक उनमें घुल जाती है, किंतु लोहे के कणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राप्त द्रव को छानने पर लोहा पृथक हो जाता है। चलिए अगला नंबर मेरा प्रश्न है, विलय विलायक और विलयन की व्याख्या कीजिए। विलय जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वो विलय कहलाता है। विलायक जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव का विलायक कहते हैं, जैसे जल। विलयन 2 या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाएगा। समांग का अर्थ है कि सभी भागों में एक रूपता। अब अगला नंबर प्रश्न है मेरा 10वां नंबर, विलेयता क्या है। कमरे के ताप पर जल में सोडा जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं की विलेयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, विलेयता एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए किसी पदार्थ की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे उस ताप पर उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। मान लेते हैं कमरे के ताप पर हमें पोटेशियम नाइट्रेट की जल में विलेयता ज्ञात करनी है। इसके लिए जल में सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन तैयार कर लेते हैं। इस विलयन का लगभग 10 ml पहले से तौल लेते हैं, वजन कर लेते हैं और एक पोर्सेनिली बेसिन में लेते हैं। विलयन के साथ बेसिन को पुनः तौल लेते हैं। अब बेसिन को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब पूरा जल वाष्पित हो जाता है और बेसिन में सिर्फ ठोस अवशेष बच जाता है तब बेसिन को एक शुष्क कारक में रखकर ठंडा करते हैं। इसके पश्चात ठोस अवशेष पोटेशियम नाइट्रेट का जो रहता है, मैं बीच में ही बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी आपके अपने साथियों के साथ पहुँच सके और जो है उनका तैयारी भी अच्छे ढंग से हो सके। चलिए हम लोग जो है सो पढ़ रहे थे, अगला प्रश्न यही था कि पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बेसिन को तौल लेते हैं। गर्म करने पर, ठंडा करने पर तथा तौलने का काम तब तक किया जाता है जब तक कि 2 तौल एक समान ना हो जाए, मतलब कि दोनों एक जैसा नहीं हो जाए ऐसा। अब इसका गणना निम्न प्रकार से नीचे दिया गया है कि बेसिन छड़ का द्रव्यमान मान लेते हैं W1 ग्राम, बेसिन छड़ का विलयन का द्रव्यमान W2 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान W2 - W1 ग्राम हो जाएगा। विलयन को गर्म करने के बाद स्थिर भार बेसिन छड़ तथा विलय पदार्थ का द्रव्यमान W3 ग्राम हो जाएगा। विलय का द्रव्यमान W3 - W1 ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है ना इसका जो है सो आंसर जो है सो निकाल करके और घुलकर संतृप्त विलयन बनाएगा, जैसा कि आप लोग को ऊपर सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 11वां की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न, वास्तविक विलयन कोलाइड विलयन निलंबन में अंतर। तो वास्तविक विलयन कोलाइड विलयन निलंबन में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक विलयन यह 2 या अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण है, जबकि कोलाइड विलयन दुग्ध यह सजातीय दिखने वाला लेकिन विजातीय मिश्रण है। यह किसी ठोस का विसमजातीय मिश्रण है जो द्रव या गैस में विक्षेपित रहता है। अगला है, विलय के अणु दिखाई नहीं देते हैं। इसमें है कि विलय के अणु सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से। इसमें ठोस अवस्था के अणु नंगी आंखों से दिखाई दे सकते हैं, मतलब इसे हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। अणु का आकार 109 मीटर से कम होता है। इसमें अणु का आकार 10⁻⁻6 से 10⁻�9 मीटर के बीच होता है। इसमें अणु का आकार 100 मीटर से अधिक होता है। वास्तविक विलयन का है कि इसको छान करके संघटकों को पृथक नहीं कर सकते। इसमें कि संघटकों को केवल अपकेंद्रीकरण
विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। और निलंबन का हो जाएगा कि घटकों को साधारणतया छानकर पृथक किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है चीनी जलीय विलयन हो गया, इसका दूध हो गया, और जैसे निलंबन में हो जाएगा गंदला पानी। चलिए इस प्रकार से ये 5 जो था से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो 5 अंतर लिखना जरूरी रहता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न मेरा, कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण क्या? कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। विषमांग मिश्रण, पहला कोलाइडी विलयन विषमांग होता है, ये हमेशा विषमांग होता है। इसमें परिक्षेपित कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। और सेकंड है मेरा छानना क्रिया, कोलाइड के कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। तीसरा है मेरा अस्थायित्व, कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होते हैं। कोलाइड को स्थिर छोड़ देने पर उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसको अगर हम लोग स्थिर घोल करके स्थिर छोड़ देंगे फिर भी जैसे इसका कण नीचे नहीं बैठेगा। अगला कणों का आकार, कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला मेरा 5वां है, चूंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो 5 लिखना स्वाभाविक सी बात। कोलाइड के कण जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े मार्ग पर गति करते रहते हैं, जिससे हम लोग ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। चलिए 13वां नंबर मेरा प्रश्न है। 13वां नंबर प्रश्न है, विलयन का जो है सो कह रहा है प्रश्न है, विलयन के साधारण से आप क्या समझते हैं कि विधि का वर्णन करना। आंसर हो जाएगा, विलयन के इकाई परमाणु में घुले हुए घुल की मात्रा तथा विलय की मात्रा विलयन का सांद्रण या सामर्थ्य कहते हैं। इसका प्रयोग के बारे में करा किसी विलयन का सांद्रण का सामर्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस विलयन में कितना घुला हुआ है। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की एक विधि है, जैसा कि प्रतिशत द्रव्यमान के रूप में। इसको जो प्रतिशत द्रव्यमान के रूप में हम जो है ना इसको सांद्रण कर सकते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है मेरा, स्याही में जो है ना रंग मिला हुआ रहता है, एक किस विधि से अलग कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी तकनीक की सहायता से स्याही के अवयव को पृथक किए जा सकते हैं। छन्ना पत्र का एक पतला पट्टी लेते हैं, इस पट्टी के आधार पर लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर नीली स्याही की एक बूंद रख लेते हैं। अब पट्टी के निचले भाग को कांच के एक बर्तन में रख लेते हैं, जल में डुबा देते हैं। बर्तन के अंदर छन्ना पत्र लटकता रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चित्र नीचे है। कुछ समय पश्चात हम पाते हैं कि छन्ना पत्र के ऊपर विभिन्न रंग वाले निशान ऊपर उठते हैं और विलायक में अधिक घुलने वाला अवयव तीव्रता से ऊपर उठता है, जबकि कम घुलने वाला अवयव उसके पीछे पीछे चलता है। अतः रंग के जो घटक जल में अधिक घुलनशील होते हैं वे तेजी से निकलते हैं और इस प्रकार रंग जो है सो पृथक किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में आप लोग को अच्छी तरह से दिखाया गया है। चलिए इतना ही था क्वेश्चन